नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनने पर वो फर्जी एनकाउंटर की जांच कराएंगे। वहीं फर्जी एनकाउंटर के साथ हिरासत में हुई मौतों की भी जांच कराने की बात अखिलेश यादव ने की है। आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और पीड़ित परिजनों की शिकायत पर जांच कराने की बात अखिलेश यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि आज संविधान पर हमले हो रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की राजनीतिक कुत्सित इरादे का परिणाम बताया है अखिलेश यादव ने। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर बीजेपी राज में हुए फर्जी एनकाउंटर का जांच कराएगी उनकी सरकार। साथ ही कहा है कि परिजनों और मानव अधिकार आयोग की सिफारिश के साथ अनुसार ये जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति की वजह से ऐसी स्थिति आई है। वहीं अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अरविंद कुमार शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके लोक निर्माण या वन पर्यावरण मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं कुछ मंत्रियों के विभाग में फेरबदल भी हो सकता है। बड़ी जानकारी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां ऐसी अटकलें तेज हो रही हैं कि योगी सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अरविंद कुमार शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। जी आसिफ, सरकार में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी अलका जी, बिल्कुल सही आप सुना आपने। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा ऐसी जोरों पर है। योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सत्ता के गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि अरविंद शर्मा जो भी नए एमएलसी बनाए गए हैं और जिनको रिटायर हो चुके हैं, मऊ के रहने वाले हैं प्रदेश के, उनको जल्दी ही एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यहाँ तक की अटकलें चल रही हैं, इनको लोक निर्माण और वन एवं पर्यावरण विभाग भी मिल सकता है। जी आशीष, ऐसे समय में जब यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो रही है, आशीष इस चीज को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए अलका जी, इलेक्शन पास में है और कई चेहरे जो अभी उनके इसमें टॉप पर चल रहे हैं यूपी में, जिनका चेहरा दिखाकर कई जगह इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, स्टार चेहरे हैं यूपी कहे जा सकते हैं, उनको उनके साथ साथ पब्लिक की जनता को भी उनको दिखाना है कि हम हर विभाग में हर क्षेत्र में वो यूपी की 2022 को कम नहीं आंकने के चक्कर में है। इसलिए वो जल्दी ही अपने ना विधायकों को भी इससे नाराज ना हो, उनके लिए उनके मंत्रिमंडल के विस्तार खोल रहे हैं। उसमें कई नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं और हर अलग अलग क्षेत्र से जातिवाद में मंत्री में जातिवाद का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो रही है, हर किसी को साधने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाने के रामपुर दाबी जहरीली शराब से अब तक कुल 15 लोग प्रभावित हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। एक और शराब पीने से दंपत्ति समेत 4 लोगों की मौत के मुंह में समा जाने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब तक 8 लोग गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किए जा चुके हैं। 3 अन्य का इलाज चल रहा है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि बाजार में ही पड़ोसी गांव का बाबूलाल पटेल झोले में शराब बेचता है, जहां से सस्ती शराब खरीदकर लोग पीते हैं। आईजी कविंद्र प्रताप का कहना है कि अधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से मौतें हुई हैं। वहीं सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। बेचने वाले के भाई और भाभी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस मामले में थाना अध्यक्ष नवाबगंज बीट के दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित किए जाने की भी बात सामने आ रही है।
दारू पी के मर गए। कितने लोग? 4 आदमी मर गए, 4-6 आदमी अभी अस्पताल में हैं। कौन बेचता है यहाँ शराब? शराब बेचता है बब्बू बब्बू कौन है? पटेल है, वो पुरवा का वो सामने। तो कहाँ बेचता है? दुकान है उसकी? ये दुकान नहीं है जी, ऐसे ही गेहूँ खेत में। तो पुलिस कभी कोई कार्रवाई नहीं की इस पे? काम रवाई करते थे, पुलिस साहब खर्चा ले लेते थे, छोड़ देते हैं फिर। हाँ जी। शराब पीते हैं, जहर मिला के पियाते हैं बब्बू। कौन है बब्बू? नए पूर्वा के शांति नगर चौराहा के पटेल। वो शराब पिलाते हैं तब पीते हैं? हाँ, जहर मिला के पियावता है। जहर मिला के पिलाए कि वो हाँ, बेचते हैं? जहर मिला के, हाँ साहब बेचा था, पिया था, वो जहर मिला के पिए तबे तो मरे हैं। नहीं आज हमारा बच्चा बर्बाद नहीं होते। वही थी जो कबो कबार पिया था, मैं नीक बेचा 4-5 दिन से जहर मिला बेचा था तो पियावता है। उनके पति जवाहरलाल को हमने रिफ़र किया प्रयागराज के लिए, जो रास्ते में कुंडा जाते समय उनकी भी मृत्यु हो गई। प्लस 2 लोग और उसी रामपुर दावी गांव के जो जिनको पीजीआई या केजीएमसी ले जाया जा रहा था, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी रात भर में। आज सुबह 6 और लोग आए थे जिनको अभी SRM के लिए रिफ़र किया गया है। उनकी भी हालत चिंताजनक है। के बाद ही शराब का शक किया जा रहा है, बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही फाइनल होगा। प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ में देशी शराब अधिक मात्रा में पीने से अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। शराब का नमूना मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और ये पता चला कि जिन लोगों ने अधिक मात्रा में परसों और कल शराब पी है, इसमें मरने वालों में 1 तो महिला है और 3 पुरुष हैं। और इन लोगों की बॉडी पंचायतनामा और करके पोस्टमार्टम के लिए बाँचने भेजी गई है। और इस घटना में जो बेचने वाला है वो बाबूलाल पटेल नाम का एक व्यक्ति है, जो चोरी छिपे ये देशी शराब बेचता है। और इसके भाई की और इसकी पत्नी की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ जो लोग भी शामिल हैं, बेचना की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी टीईटी 2020 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 25 जुलाई 2021 को ये जारी होगा टीईटी यूपीटी परीक्षा। आपको बता दें कि 18 मई से 1 जून तक यूपी टीईटी के रजिस्ट्रेशन हो गए। वहीं 2 मई को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है। आपको बता दें कि 14 जुलाई से यूपी टेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां यूपी टीईटी की 2020 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 25 जुलाई 2021 को टीईटी के एग्ज़ाम होंगे। 18 मई को और 1 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। साथ ही भाई इस वक्त की बड़ी जानकारी हापुड़ से दे रहे हैं, जहां गुड़ से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि टायर गर्म होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ये घटना मुक्तेश्वरगढ़ के ब्रजघाट के निकट टोल की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से दे रहे हैं, जहां गुड़ से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर गर्म होने की वजह से आग लगने की आशंका है। वहीं मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्या परिषद के बैनर तले रायबरेली में दर्जनों की संख्या में CSJM यूनिवर्सिटी के MSc प्रथम वर्ष के छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिला अधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और MSc प्रथम वर्ष के छात्रों को इस साल फेल कर दिया गया है या फिर उनको कम नंबर दिए गए हैं, जो घोर चिंताजनक है। छात्रों ने मांग की है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से
चेक किया जाए ताकि गलत तरीके से छात्रों का साल बर्बाद ना हो। इतना ही नहीं, छात्रों ने बैक पेपर भी कराए जाने की मांग की है। वहीं शाहजहांपुर में प्रशासन ने सभी व्यापारियों के साथ सदर बाजार थाने में एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया। आयोजन में शहर के सभी व्यापारी मौजूद रहे। सभी व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की कि होली के समय किसी भी तरह का दंगा फसाद ना हो। प्रशासन ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि होली को लेकर प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है और होली में निकलने वाले जुलूस पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। एसपी सिटी संजय कुमार ने कहा कि हर मोहल्ले में एसपीओ गठित किए जाएंगे जिससे पुलिस को कार्रवाई करने में कोई परेशानी ना हो। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। आपको बता दें कि मौके से 5 बने और 8 अधबने तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए ये हथियार बनाए जा रहे थे। वहीं बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के निजामतपुर का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस दौरान पुलिस ने 5 बने और 8 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी इस दौरान बरामद किए हैं। पुलिस ने इस दौरान एक हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए ये हथियार बनाए जा रहे थे। ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली के क्षेत्र निजामतपुर का बताया जा रहा है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव रविवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कासगंज जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए स्वीकार किया कि प्रसपा 2022 विधानसभा चुनाव में सपा सहित अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पटियाली तहसील क्षेत्र के ग्राम अटपुरा निवासी केपी सिंह के बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिवपाल सिंह ने कहा कि प्रसपा पंचायत स्तर पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जरूर लड़ेगी। साथ ही बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रसपा सपा का सहयोगी दल बनकर चुनाव लड़ेगी। ग्राम सभा के चुनाव में तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भाग नहीं लेती, वो गाँव वालों पर छोड़ती है। मैंने सभी समान विचारधारा के लोगों से अपील की है, सभी सेकुलर पार्टियों से अपील की है और हम अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। 2022 अलायंस करेंगे, विलय नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर फारुखाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 65 लाख रुपए की अवैध शराब सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान अवैध शराब की 850 पेटियां भी जब्त की है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से तस्करी भी हो रही है। वहीं डिमांड बढ़ने पर शराब माफिया शराब की खेप पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को धौरपुर चौराहे से गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम फारुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 65 लाख रुपए की अवैध शराब सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध शराब की 850 पेटियां जब्त की हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बड़ी जानकारी फारुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 65 लाख रुपए की अवैध शराब सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने 850 पेटी शराब की जब्त की है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने पर शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों को धौरपुर चौराहे से गिरफ्तार किया है।
वहीं साहबगंज में धनंजय मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस के सामने धीरे धीरे कई राज आने शुरू हो गए हैं। एक और जहां इस हत्याकांड के पीछे मृतक की पत्नी की प्रेम प्रसंग को बड़ी वजह मानी जा रही है, वहीं धनंजय मिश्रा के खिलाफ भी कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसको लेकर भी पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। हालांकि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी आदित्य यादव को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मृतक धनंजय मिश्रा की मां उमा देवी द्वारा मिर्जा चौकी थाने में आदित्य यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि छोटू चौधरी और अंकित यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इसलिए ये माना जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई इसी संदर्भ में हुई है। यहाँ बता दें कि धनंजय मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के चचेरे भाई हैं, जिनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और शव को जमीन के नीचे दफना दिया था। धनंजय जी का कोई व्यवसायी नहीं था, ना ही उनसे किसी की मतभेद थी जी। आप ये आपराधिक पकड़ाएंगे तो वो बताएंगे कि किस संबंध में कैसे हत्या किए जी, किसकी दुश्मनी से किए, क्यों किए। लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जल्द ही प्रशासन से मांग किया कि 24 घंटे के अंदर इसका सारे अपराधी पकड़े जाने चाहिए। वहीं वेज रिवीजन को लेकर बोकारो इस्पात संयंत्र में कर्मियों का दर्द अब गुस्से में तब्दील होता दिख रहा है। कर्मचारियों ने सड़क पर उतरने के साथ साथ हड़ताल पर जाने की धमकी दी है और इस्पात कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सेल प्रबंधन के कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण आज कर्मचारियों का मनोबल टूटता जा रहा है। कोरोना काल में कर्मचारियों ने सर्वव्यापी महामारी की चिंता न करने के बजाय उत्पाद में अपना सहयोग दिया था। इसके बावजूद कर्मचारियों की शुद्ध नहीं ली जा रही है। 50 महीने बीत जाने के बाद वेज रिवीजन में देरी की जा रही है। सारे एजीएसएस नेताओं को मांग पत्र दिया कि हमें 15% एमजीबी, 35% पर और 9% पेंशन अंशदान से कम मंजूर नहीं है। यदि सेल प्रबंधन आपको नहीं देती है 16 तारीख के बैठक में, तो आप वहीं से हड़ताल की घोषणा करें, क्योंकि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। 50 महीना हम लोग मेहनत किए हैं, कोरोना काल में हम लोगों ने फायदा लिया है। इसलिए खुली चेतावनी दिए कि यदि आपको लगता है कि सेल प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मांग रही है, तो आप वहीं से हड़ताल की तिथि की घोषणा करें। वहीं सरकारी बैंकों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी और अधिकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर है। सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले पर सभी बैंक कर्मी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी, काफी चिंतित और आक्रोशित हैं। बैंक यूनियन निजीकरण का विरोध कर रही है। इस बंद में कर्मचारियों और अफसरों के 9 संगठन शामिल हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। इस चर्चा से खलबली मची हुई है। बैंक कर्मियों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। केंद्र सरकार की मनमानी वो नहीं चलने देंगे। ये हड़ताल देश के तमाम बैंकिंग संगठन और यूनियन के आह्वान पे किया गया है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स एसोसिएशन भी शामिल है। हड़ताल का मकसद ये है कि हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को प्राइवेट किया जाए। इससे सबसे अधिक घाटा अगर है किसी को तो मजदूर, किसान और गरीबों को है। हमारी सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी, लोगों के पैसों का सही लेखा जोखा और बैंकों के प्रति लोगों की जो एक आस्था की भाव वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब पूंजीपतियों के हाथ में बैंक चला जाएगा। इसका कोई हिसाब किताब रखने वाला नहीं है। आज और कल 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस के बैनर पर है पूरे देश में। जैसा कि आप सबों को पता है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण का प्रस्ताव आया है। उसी के विरोध में पूरे भारतवर्ष में जो हमारा अपेक्स यूनियन है, यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस, उसके बैनर तले। वहीं बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सपा सदर विधायक अनिल दोहरे ने डीएम से मुलाकात कर इस बात की शिकायत की है। वहीं सपा विधायक ने इस मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में पात्रों को आवास दिए गए हैं। बड़ी जानकारी कन्नौज से दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली की खबर सामने आई है। सदर विधायक अनिल दोहरे ने डीएम से मुलाकात कर
इस मामले में जांच की बात कही है। आपको बता दें कृष्णनगर पुलिस ने लखनऊ में गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से है, जहां गैंगस्टर विकास दुबे के बहनोई कृष्ण गोपाल दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कागजातों में हेराफेरी करने के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को फर्जी जानकारी मुहैया कराने का आरोप भी लगा है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां गैंगस्टर विकास दुबे के बहनोई कृष्ण गोपाल दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कागजातों में हेरफेर करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस को फर्जी जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि कृष्णनगर पुलिस ने लखनऊ से उन्हें गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त की बड़ी जानकारी उन्नाव से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें 43 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आगामी चुनाव को लेकर जमा किए जा रहे थे गांजे। आपको बता दें कि 43 किलो गांजे के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 4 मोबाइल भी पुलिस को बरामद हुए हैं। वहीं दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी उन्नाव से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 43 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगामी चुनाव को लेकर ये गांजे जमा किए जा रहे थे। आपको बता दें कि 43 किलो गांजे के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अंचलगंज थाने के पास की ये घटना बताई जा रही है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा देने की बात नहीं बनती है। ये चौंकाने वाली खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के धावा गांव से है, जहां बेटी महोत्सव के मौके पर रात भर बार बालाओं का डांस आयोजित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में लौरिया के भाजपा विधायक और पूर्व कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी ने भी ठुमके लगाए। बता दें कि हर साल विक्रमगंज के धावा गांव में बेटी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल भी इस महोत्सव का आयोजन किया गया तो कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी छोड़कर लोजपा में आए वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह केसरिया की विधायक शालिनी मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान बेटियों की रक्षा और कल्याण को लेकर लंबी लंबी बातें की गईं, लेकिन बताया जाता है कि उद्घाटन और भाषण जैसे खत्म हुआ और प्रमुख नेता मंच से जब खिसक गए, उसके बाद उसी मंच पर बेटी महोत्सव के बैनर तले रात भर बार बालाओं का फूहड़ डांस हुआ। आप भी देखिए कि किस तरह बेटी महोत्सव के नाम पर बेटियों को नचाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं दिखता है कि बेटियों के प्रति हमारा समाज कितना भी संवेदनशील हो जाए। जिस मंच से थोड़ी देर पहले नेतागण बेटियों को मान सम्मान देने की बात कर रहे थे, उसी मंच पर बार बालाओं का अश्लील डांस होता दिख रहा है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि इस मंच पर बीजेपी विधायक और पूर्व कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है नहीं थकती, उसके नेता ही ऐसी करतूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिहार में अफसरों की मनमानी से आम जनता नहीं बल्कि नीतीश सरकार के मंत्री भी परेशान है। रविवार को शाम अपने गृह जिला दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी का दर्द कार्यकर्ताओं के सामने छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि दरभंगा के एसएसपी उनकी बात नहीं मानते। जिले में बीते दिन लूटपाट का विरोध करने का फल व्यवसायी दीपू कुमार की अपराधियों ने हत्या कर दी। कार्यकर्ता इसी मामले में मंत्री से न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे, जिसके जवाब में मंत्री ने अपनी बेबसी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के बारे में
सूचना देने के बाद भी जिला पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। उनकी माने तो पहले भी उन्होंने जब लोगों से मिले सुराग की जानकारी देते हुए एसएसपी से अपराधियों को गिरफ्तार करने की अपील की थी, तो एसएसपी ने उससे साफ मना कर दिया था। मदन सहनी ने कहा कि दरभंगा एसएसपी उनकी बातें नहीं सुनते। जिले में लगातार व्यवसायियों और आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन दरभंगा पुलिस शिथिल पड़ी हुई है, वो रोक नहीं रही। उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई खफा नहीं, लगातार घटना घट रही है। और जो एक घटना का हम चर्चा किए हैं, उस घटना में तो हम लोग पहले ही उनको बता चुके थे कि किसने घटना किया। अब 5 दिन के बाद लाश मिला और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो सार्वजनिक करने वाली नहीं है। और फिर जब उन्होंने एक महिला को उसमें पूछताछ के लिए लाया तो वो सेम घटना जो हमने बताया था, जो लोगों ने हमको बताया था, वही घटना हुआ। और 2 महीना से ज़्यादा हो गया, वही नाम जो हम लोगों ने बताया था, पब्लिक ने बताया था, उसका नाम आने के बावजूद भी 4-5 लोग उसमें शामिल थे और आज तक एक भी लोग गिरफ्तार नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।